I have to take cognizance of that. No, when one, see, yes, when one member has said that that statement is wrong, there is no such a quotation, I have to take cognizance of that. That is all what I have done. Okay, are you authenticating that he made? Okay, all right. Are you authenticating that he made that statement? No, sit down. Sit down. Okay, I agree. Are you saying that he made such a statement, and are you ready to authenticate that? Then don't say this. Then don't say this. Then don't say this. Oh, okay. Something Listen else. to me. Okay. Listen to me. What I'm saying is. Okay. I'm saying is. Shri Premchand Gupta has said that he has not made any allegation. Whatever statement was made, that has been refuted. So what I'm saying, both should stay on record. He has said something, he has already refuted it. That's what we are saying. Because the person, okay, that is applicable if the person is present here. The person is not present here. The Prime Minister says. Okay. I stated, it's a matter of record. And you yourself know. Then you could have done, you could, if it is a record, you could have brought it and read it out and authenticated it. That you didn't do that. I can do it. No, I can do then it you next come time. for, yes. So don't expunge. No, that, let it be there. That is expunge. That is expunge. I will authenticate, no problem. No. You come quote from the record and then authenticate. You see, it's a matter, it's a different matter if you come, quote from a record and authenticate it. Then it's a different matter. Now, you see, now you attributed a statement to X, which has been refuted here. Sir, therefore, X is not present here. Sir, let us, I have to do that. Sir, all right, that's over. Over, okay. Abhaitiye, Biplav Thakurji. It is all what he said is on record, don't worry. Except what I explained. Now, Biplav ji. माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं महामहिम का जो अभिभाषण है उस पर बोलने जा रही हूँ। महामहिम का जो अभिभाषण होता है वो सरकार की पॉलिसीज या सरकार की जो नीतियां उनका लेखा जोखा होता है। उपाध्यक्ष जी, ये लेखा जोखा नहीं है, ये जनता को धोखा है। इसमें इस अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं है। मैंने सारा पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। इसमें क्या है? वही सिट इंडिया, स्टैंड इंडिया, मेक इंडिया, स्वच्छ इंडिया। इंडिया ही इंडिया है, जनता कहीं पर नहीं है, जनता का नाम ही नहीं है। और क्या कहा गया है? हम ये कर देंगे। अरे भाई, जो आपने 2014 में अपने मैनिफेस्टो और भाषणों में कहा, वो तो आप पूरा कर नहीं सके हैं। कहां से नया करेंगे? जो हमारी नीतियां थी उनके नाम बदल के ये लागू किए जा रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, जब ये प्रधानमंत्री बने, शायद इनको अलादीन का चिराग मिल गया, जिसको घिसते ही बिल्डिंगें खड़ी हो गई, सड़कें बन गई, रेलवे लाइनें बन गई, एयरपोर्ट्स बन गए, हवाई जहाज चलने लग गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी उन्नति कर ली कि मिसाइल्स बनने लग गए, यहां तक कि चंद्रयान में भी जाने लगे। वो सिर्फ अलादीन के चिराग से हुआ। ना पंडित नेहरू ने कुछ किया, ना इंदिरा गांधी ने कुछ किया, ना राजीव गांधी ने किया, ना नरसिम्हा राव ने किया, ना इनके वाजपेयी ने कुछ किया, जिसको आज तक पूछा नहीं जा रहा। केवल आज पहली बार जो कुछ किया वो मोदी जी ने किया। बाकी सारा भारत जो था, बाकी जो सारे नेता थे, वो बिल्कुल आराम से बैठे रहे। उन्होंने 60 साल कुछ नहीं किया, ना देश को आजाद करवाया, ना गरीबी के लिए लड़े, ना आगे बढ़ाया भारत को। आज अगर भारत का नाम है, अगर भारत को पूछा जा रहा था, तो केवल ये कांग्रेस के जो नेता थे, जिनकी विचारधारा थी, जिनकी प्लानिंग थी, उसकी वजह से था। नहीं तो कोई नहीं जानता था इन लोगों को। कहां से आए ये? कब थे ये? ना भारत की आजादी में थे, ना भारत के बनाने में थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा
अपने आप को भारत की जनता का शुभ चिंतक समझ। हाँ, है शुभ चिंतक। एक काम किया अध्यक्ष जी इन्होंने, उपाध्यक्ष जी, जो नोटबंदी कर दी, जो तुगलकी फरमान कर दिया, रातों रात नोटों को जो है कागज के टुकड़े बना दिया, ये जरूर इन्होंने किया है। और उससे क्या हुआ मैं नहीं जाती, क्योंकि बहुत बोले हैं, सबने कहा है कितना काला धन आया, कितना फेक मनी आई, कितना उग्रवाद रुक गया, वो सबने बताया। मैं तो केवल एक बात कहना चाहती हूँ, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, हिंदू संस्कृति कहती है, जिसके ये बहुत पुजारी है, जिसका नाम लेते लेते थकते नहीं है, उसी हिंदू संस्कृति में ये कहा गया है कि बचा के रखना चाहिए, मुसीबत के समय में काम आएगा। और हमारी कुशल गृहिणी उसी कहा जाता था, जब शादी होती, लड़की विदा होती थी, तो माँ एक ही उसको सलाह देती थी, बेटी घर को बनाए रखना, घर के लिए कुछ बचा के रखना, जो पति की आमदनी होती है उसको संभाल के उसको ठीक ढंग से खर्च करना, फजूल खर्ची मत करना, कोई पता नहीं कब आपको मुसीबत के दिन आ जाएंगे। वही मेरी बहनों का जो पैसा था, उसको भी काला धन इन्होंने साबित कर दिया, उनको लाइनों में खड़ा कर दिया कि जाओ अपनी उस संस्कृति का जुलूस निकालो, उसे सरेआम बदनाम करो, आपको कोई हक नहीं है पैसा बचाने का, क्यों नहीं खर्च किया, ये तुम लोगों का कसूर है। ये इन्होंने किया, ये इन्होंने बताया। और यहां तक आपने क्या किया, और आज परिवार, आज जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, क्या उसका कोई उल्लेख है इसमें, कोई उसके बारे में सोच है इसके बारे यहाँ इस इतने बड़े अभिभाषण में? बिल्कुल नहीं है। नहीं, हाँ, क्योंकि आप कहते हैं 4-4 बच्चे पैदा करो, 5-5 बच्चे पैदा करो, कि वो पढ़ न सके, गरीबी की लाइन में लगे रहे और भिखारियों की तरह सड़कों पे घूमते रहे, उनको शिक्षा ना मिल सके। ये आप लोगों की नीति है, ये आप लोगों का माइंडसेट है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इस अभिभाषण में कुछ नहीं, ना इन्होंने किया है और ना करेंगे। हाँ, नए नए नारे जरूर लगा देते हैं, कभी कोई नाम दे देते हैं, कभी किसी को कह देते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हैं, आज उसका इसमें उल्लेख करते हैं, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन थे ना, इसलिए। वैसे इनको कोई हमदर्दी नहीं है, कोई इनको उससे लगाव नहीं है। वो गुरु गोविंद सिंह जिसने अपने बच्चों को दीवार में चुना दिया था इस देश के बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, उसका क्या मुकाबला करेंगे जो इतने इतने लाखों के कोट और सूट पहनते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। ये बात करते हैं, हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं। मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने 3 सालों में किया क्या है, कौन सा नया काम किया है, कौन सी नई नीति लाए हैं? विदेश नीति वो इनकी फेल है, चारों तरफ से हम दुश्मनों से घिरे पड़े हैं। आर्थिक नीति इनकी फेल है, आर्थिक आज बोझ इतना डाल दिया हुआ है, जीडीपी के बारे में बता चुके हैं, मेरे और बताएंगे कि कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज हर चीज, आज किसान रो रहा है, आज मजदूर रो रहा है, मेरी बहन रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। आज विदेशों में जाने के लिए, जिस अमेरिका के लिए आप बात करते थे, उसी ने आज एचपीबी का वो लगा के जिस टेक्नोलॉजी को, जिस आईटी को राजीव गांधी ने आसमान पे पहुंचाया था, और उसकी वजह से आज हमारी कंपनियां जो है देश के उसमें आती हैं, उसको आज खराबी का, बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। वो आप लोगों की नीति की वजह से। कहाँ है बोले, कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक की। अरे क्या आप, बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि ये तो इवेंट मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट मैनेजमेंट नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट है, पब्लिसिटी है। कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की होंगी आर्मी ने, कभी उसका शोर नहीं बचा। आपने तो आर्मी को भी जो है वो बेचने का एक हिस्सा बना दिया, उसको भी बेच दिया। हमारे जो सिपाही, हमारे जो जवान बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, अपना खून बहाते हैं, उसका भी आपने पब्लिसिटी के द्वारा मजाक उड़ा दिया, अपनी वो शोहरत के लिए, अपने मुंह मियां मिठू बनने के लिए।
अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। कहाँ है वो देशभक्ति? है ही नहीं, क्योंकि देश के साथ कभी प्यार रहा ही नहीं। भारत की आजादी की लड़ाई में नहीं लड़े, देश को बनाने में नहीं आपका हिस्सा रहा। ठीक है, कुछ गलतियों से या उसके, जनता है, जनता किसी को भी चुन सकती है, किसी को भी वोट दे सकती है, ये उनका अधिकार है। और ये अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है, आप लोगों ने नहीं दिया। आज अगर हम वोट देने का हक रख रहे हैं, इस देश में प्रजातंत्र है तो कांग्रेस की नीतियों से है। और आपका अगर बस चले तो पता नहीं इस देश को कहां ले जाए। अभी भी वैसे डिक्टेटरशिप ही आप लोगों के लिए, तो आपके लिए तो अभी भी डिक्टेटरशिप है। ये खाओ ना, ये पहनो ना, ये यहाँ बैठे रहो। कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, मोबाइल यूज करने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं, चुप रहिए, सुनिए, जब तक मैं नहीं, वो नहीं रेडियो में अपना प्रचार नहीं कर लेते, टीवी में अपना भाषण नहीं दे सकते, कोई बाहर नहीं जा सकता। जब आपकी पार्टी में ही प्रजातंत्र नहीं है तो देश में क्या लाएंगे आप? देश को क्या बनाएंगे आप? इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये देश की इसकी हालत समझिए, किसान की हालत समझिए, गरीब की हालत समझिए, मजदूर की हालत समझिए, और महिला की हालत समझिए। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया है, जितने केसेस आज रेप के बाहर आ रहे हैं, इतने कभी नहीं हुए थे। चाहे आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, कोई अमन शांति नहीं है, एक डर है, डर। और एक नया इन्होंने और शब्द चुन लिया है, देशद्रोही। जो इनके खिलाफ बोल दे, जो इनकी नीतियों की आलोचना कर दे, वो देशद्रोही है। उसके अंडर इसको अरेस्ट कर लीजिए, उसके अंडर इसके ऊपर केस चला लीजिए। एक ये नया शब्द इन्होंने दिया है, एक नई परिभाषा दी है, क्योंकि आपको बोलने का हक नहीं है। आप जो हाँ में हाँ मिलाइए तो आप बहुत ठीक है, अगर आपने गलत को गलत कह दिया तो आप देशद्रोही हो गए। आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, आपको जेल में डालना चाहिए। आप क्यों इस तरह से रह रहे हैं? पहनने का एक यूपी में एक और नया काम शुरू कर दिया है, जो मैनिफेस्टो आया है। मैनिफेस्टो में क्यों दे रहे हैं? आप कानून बनाइए, कानून को इंप्लीमेंट कीजिए। कानून पहले भी हैं, ईव टीजिंग के लिए कानून है, उसे लागू कीजिए, उसको ठीक तरह से लागू कीजिए। पुलिस रिफॉर्म कीजिए, पुलिस को नए ढंग के वेपन्स दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये कानून और मैनिफेस्टो में देने से ईव टीजिंग जो है वो दूर नहीं होने वाली। माइंडसेट चेंज कीजिए, सोशल जो स्टिग्मा है उसे दूर कीजिए, अपने आप को इससे ऊपर उठाइए। इस भारत के बारे में सोचिए, जनता के बारे में सोचिए, केवल नारे मत दीजिए। कितनी एफडीआई आ गई हैं आपके पास? मैंने खुद देखा है, अंबाले में किसान आलूओं की ट्रॉली लेके डीसी के ऑफिस के सामने फेंक रहे कि बेच दो इसको, और आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, इसका कोई असर ही नहीं हुआ। कितनी जनता, कितनी लेबर आज अपने अपने प्रदेशों में चली गई है, इसका जरा हमें सर्वे करके बताइएगा, फिर पता लगेगा। क्योंकि हम राज्यसभा के मेंबर है ना, हमें जनता से नहीं बात करनी पड़ी। जरा लोकसभा के मेंबर से, एमएलए से पूछिए जनता क्या हाल करती है। आपके ही एक एमपी के साथ हुआ था यही, जहां पे वो बड़ा भाषण दे रहा था, उन्होंने कहा जी अंदर आइए, वो जूतों से पीटा कि तुम नोटबंदी की बात करते हो। आज यहाँ हम बेकार हो गए, आज हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और नोटबंदी की प्रशंसा करने आए हो। हकीकत को समझिए और अपने आप को बदलिए। केवल ये मत सोचिए कि यही रहेंगे, बड़े बड़े नहीं रहे, सिकंदर नहीं रहा और नहीं रहे, हर को जाना पड़ता है। इसलिए अपना जो है समय जो है इन बातों में मत बिताइए। इस भारत के लिए कुछ कीजिए, इसकी जनता के लिए। इसलिए मैं इसका विरोध करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ श्री एसआर बालासुब्रमण्यम इज देयर। नाउ श्री एनके स्वयन इज देयर। नो। Sri CM Ramesh is there? No. Sri KTS Tulsi?
Honorable Deputy Chairman, sir, thank you very much for giving me an opportunity of speaking on the motion of thanks. I want to say that while listening to the speech of the Honorable President, I was waiting to hear a word of concern or sympathy with regard to the catastrophic impact which the demonetization policy of the government had. The effect of demonetization was felt in the areas of employment as well as industry. However, the deafening silence in the address is a matter of great concern because not even a word of condolence to the families of those over 100 who lost their lives while standing in the queues to withdraw money. I just fail to understand as to what would have caused this kind of a catastrophe. It is said that the design of the new notes was finalized on 19th May 2016. If the design had been finalized on 19th May, what prevented the government from printing the notes? What prevented the government from recalibrating the ATMs? This was a tragedy in which over 100 lives are lost, and no one is sorry about the catastrophic effect or even the loss of lives of our countrymen. There is no assurance of employment in the families of those who have died because the government doesn't want to acknowledge the fact that people have died standing in the queues. There is no compensation, there is no assurance of employment, there is nothing in this which will give an assurance with regard to revival of industries which have shut down. The government promised 1 crore jobs every year, 2 crore. Now, instead of providing jobs, what has happened is that the millions of jobs have been lost, have been taken away from people who were gainfully employed. According to the 5th Annual Employment-Unemployment Survey conducted in October 2016, the unemployment rate was the highest in 5 years. If the unemployment rate was already highest in 5 years, one can imagine the 60,000 further jobs which are lost as a direct result of demonetization policy. The survey also states that 77% of the rural households have no regular income and earn a monthly income of less than 10,000 rupees. This is the survey which is conducted by the Labour Bureau, which comes under the Labour Ministry. Was the government unaware of the distressful situation of employment that it adopted at that very moment the demonetization policy? The economic growth of a nation is decided by the rate of employment. The address does not unfortunately mention anything as to how the industrial sector has been hit by demonetization. For example, Ludhiana hosiery industry, which provides employment to 4 lakh people, 70% of its units have shut down. The address mentioned Swachh Bharat Abhiyan and claimed that more than 3 crore toilets have been constructed. But it did not mention how many of these toilets are functional. 46% National Sample Survey Office
revealed that in 2016-17, only 46% of the 95 lakh toilets which are built are usable, and therefore they cannot be a more classic example of wastage of taxpayers' money than this. This also amounts to a breach of promise and a breach of faith, and misleading the country that this was in fact to rake out the black money. Black money is not kept in cash, everybody knew that. In fact, they have turned every Indian into a criminal. That if you have cash, your cash is going to be confiscated and you have to stand in the queue and you cannot even withdraw your own money. This kind of a spectacle has not been seen in India after partition. I hope that the government claims that the outlay for railways has been increased, but it does not mention that hundreds of lives have been lost in never-ending accidents of the trains on account of lack of safety on the tracks. I hope that they will not launch a bullet train on these tracks which cannot even take 60 kilometers of speed. I wish the address would have mentioned as to how many Jawans have been killed in the borders after surgical strikes and how their families are getting along, and whether any of them have been either assured a job or been compensated. Failing to mention the sacrifices of our Jawans, in fact, belittles their martyrdom. I did not find a word of concern as to how farmers are eking out a living when they are not even getting a minimum price for their crops. And all in all, I feel that the government needs to introspect and examine their failure in the field of industry, agriculture, and employment. Thank you. Thank you. Shri Ramkumar Kashyap. सर, आपने मुझे राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।